10 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारे टॉपिक कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ये एक रिपोर्ट है जो जारी कौन करता है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना इसको जारी करता है। इसमें क्या कहा गया है? अभी कहा है कि जो 1.5 डिग्री का टारगेट रखा है ना टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर पेरिस एग्रीमेंट में, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, वो टारगेट अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसने कहा है कि कोविड-19 ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि फॉसिल फ्यूल को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को अडॉप्ट किया जाए। फॉसिल फ्यूल होता है जैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है, उनको छोड़ के नवीनीकरण ऊर्जा बनाई जाए, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। और इसने एस्टिमेट लगाया है 2050 तक, 2050 तक 19%, जो 90% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगी, और बाकी जो 6% है वो नेचुरल गैस और रिमेनिंग होगी न्यूक्लियर एनर्जी से। इस एजेंसी ने कहा है कि 30 इनोवेशन आइडेंटिफाई किए हैं जो विंड और सोलर फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम में यूज होंगे। अब इरेना क्या है? इरेना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है वर्ल्ड वाइड, ये फैसिलिटेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया जाए। इसका प्रमोट करने का काम है कि सस्टेनेबल यूज़ हो रिन्यूएबल एनर्जी का भी। 2009 में इसको फाउंड किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी, और इसने काम करना शुरू कर दिया था 2010 में। इंटर्ड इनटू फोर्स इन 2010। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय अबू धाबी में, ये यूएई में है। यूनाइटेड अरब अमीरात एक कंट्री है वेस्टर्न एशिया में, उसमें अबू धाबी उसकी कैपिटल है। वहाँ पे एक सिटी है, मजदार सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। इरेना यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। ज्ञान वापी मॉस्क सेकंड हमारा टॉपिक, ज्ञान वापी मॉस्क। मॉस्क मतलब मस्जिद को बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ये अभी न्यूज़ में है, ये वाराणसी में है। ये बस इतना याद रखना आपको, वाराणसी में है। अभी न्यूज़ में क्यों है? इसलिए क्योंकि एक पिटीशन डाली थी कोर्ट में, लोकल कोर्ट में पिटीशन डाली थी वाराणसी में। किस लिए? उसने कहा था कि यहाँ पे मॉस्क के बराबर में, ज्ञानवापी मॉस्क है जो, उसके बराबर में एक टेम्पल बना हुआ है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। कि ये जो मॉस्क है, मस्जिद, ये इसको तोड़ के बनाई गई थी। काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही पार्ट है ये, जो जहाँ जिस लैंड पे बनी हुई है। औरंगजेब ने तोड़ा था इस टेम्पल के हिस्से को, और वो तब बनाई थी। तो इसकी सर्च करने के लिए ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके कहा, कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्ट किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि कंडक्ट की जाए एक सर्वे ये ज्ञानवापी मॉस्क के रिगार्डिंग। तो इसलिए न्यूज़ में बस याद रखना है कहाँ पे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अडॉक जजेज। इसके लिए स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है हमने। अगर डिटेल में देखना तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, सिंपल CSC पे क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो। हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो रिटायर्ड जजेज को अडॉक जजेज की तरह क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। और जो अपॉइंटमेंट है, रियल अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट के जजेज की, उसको डिले नहीं करना चाहिए। अडॉक जजेज होते हैं जी टेम्प्रेरी जजेज। मान लो वैकेंसी है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज है नहीं, वैकेंसी है, उनकी जगह पे टेम्प्रेरी बेस पे कुछ समय के लिए अडॉक जजेज को अपॉइंट कर देते हैं, ये सिस्टम है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? ज़रूरत इसलिए जी क्योंकि अभी लगभग 411 वैकेंसी खाली है जजेस की हाई कोर्ट में। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 1080, और केवल 669 हाई कोर्ट में जज अपॉइंट हो रखे हों, और 411 वैकेंसी है। इसलिए ये मतलब अडॉक जजेस से वैकेंसी फुल करते हैं ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस को हैंडल किया जा सके। जो ये है अडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 224 में दिया हुआ है जी, 224A में। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, कई बार न्यूज़ में रहा है। इस आर्टिकल के अंडर ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो किसी भी जज को, जो मान लो जी पहले जज रह चुका हो हाई कोर्ट में, उसको, या दूसरे हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं है जैसे मान लो जी MP मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अपॉइंट करना चाहते हैं किसी जज को ऐसे एज ए हाई कोर्ट का जज, अडॉक जज अपॉइंट करना चाहते हैं। तो मान लो उस जज पहले हाई कोर्ट का MP में, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या किसी और स्टेट में भी रह चुका हो, उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। और उन्हें पहले प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। प्रीवियस कंसेंट का मतलब है पूर्व अनुमति, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से, तभी अपॉइंट कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। और इन जज को सारी अलाउंसेस वगैरह, सैलरी वगैरह प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे जी, कितनी सैलरी मिलेगी इनको और क्या जुरिडिक्शन होगा। सारे प्रिविलेज मिलेंगे इनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। देखो हाई कोर्ट के जज होंगे, लेकिन इन्हें प्रिविलेज कैसे मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह।
और लेकिन इनके पास क्या है जी, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं समझा जाएगा, फिर भी रहेंगे हाई कोर्ट के जज, लेकिन प्रिविलेज का मतलब है जी स्पेशल राइट, विशेष अधिकार मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरह ही, पावर जुरिडिक्शन सारे सुप्रीम कोर्ट की तरह होंगे। नीड ऑफ द आवर क्या है जी, नीड ऑफ द आवर है जी अभी ज़रूरत क्या है, देखो जी ज़रूरत इसलिए है जी, इसका पहली बात तो चीफ जस्टिस जो ये इन्हें इनिशिएट करते हैं का अपॉइंटमेंट, इसका कोई प्रोसीजर अभी डिफाइन नहीं है, तो उस प्रोसीजर को डिफाइन किया जाना चाहिए। और कब कितनी पेंडेंसी हो जाए, मतलब मान लो जी अभी कितनी पेंडेंसी है, मतलब कितनी अपॉइंटमेंट होनी है, कितनी वैकेंसीज है, तो इसका डिफाइन क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतनी वैकेंसी रहेंगी तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा अडॉक जजेस का। तो ये सारे क्राइटेरिया और इनके अलाउंसेस के बारे में डिटरमाइन करना चाहिए जी। अभी क्या है, प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जितनी सैलरी अलाउंसेस होगा, लेकिन इनके अलाउंसेस कितने मिलेंगे वो ऑलरेडी एक प्रोसीजर होना चाहिए कि डिफाइन होना चाहिए प्रोसीजर। तो ये इसमें कहा जी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल इज नेक्स्ट, दरबार मूव जम्मू कश्मीर इन ऑल अबाउट। दरबार मूव क्या है जी, दरबार मूव एक ऐसी, मतलब एक ऐसी, ये मान लो कि सिचुएशन है, एक ऐसा प्रोसीजर है कि दरबार मूव में जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था ना, स्टेट 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल 370 है उसको अबोलिश कर दिया हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो इसको मतलब एक तरह से अबोलिश कर दिया। इससे पहले स्टेट हुआ करता था जैसे आपको पता होगा। तो इसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बना दी जम्मू कश्मीर, और लद्दाख अलग से क्रिएट कर दी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले इसमें दो ये प्रोसीजर हुआ करते थे कि जो इसकी असेंबली होती थी ना, विधानसभा जम्मू कश्मीर की, वो 6 महीने तो काम करती थी जम्मू में। जम्मू में देखो जी ये है अपना, ये मान लो आप, ये अपना हिंदुस्तान, ये जम्मू कश्मीर का मैप। इसमें क्या है, यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे कश्मीर, सॉरी ये श्रीनगर। तो 6 महीने जम्मू में इसकी असेंबली की मीटिंग हुआ करती थी, 6 महीने श्रीनगर में हुआ करती थी। तो ये प्रोसीजर था। इस प्रोसीजर को गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि ये ट्रेडिशन है जो लगभग 150 साल पुरानी ट्रेडिशन है, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा है कि समर में तो ये जब गर्मी होती थी तो श्रीनगर में काम करती थी 6 महीने असेंबली, और फिर सर्दियों में जम्मू में काम करती थी। तो इसी को कहा जी ये लगभग इस 150 साल पुरानी इसकी मतलब योजना है, इनकी एक तरह से ट्रेडिशन है जो चलाई थी रणवीर सिंह राजा हुआ करते थे जी, महाराजा 19th सेंचुरी में चलाई थी, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे रणवीर सिंह, उन्होंने चलाई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है किसने चलाई थी। ये इसलिए चलाई थी कि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन है जो लद्दाख में भी क्लोज हो सके पीपल के अराउंड। देखो जी लद्दाख यहाँ से दूर पड़ता था ना, ये मैप देखो दोबारा से, ये हिस्सा लद्दाख का है और ये जम्मू कश्मीर का है। तो लद्दाख यहाँ से दूर पड़ता था ना, अगर मान लो जम्मू में ही एक कैपिटल रहे तो लद्दाख के पास हो सके 6 महीने, इसलिए इसको मूव किया जाता था। इसी सिस्टम को बोलते थे दरबार मूव। इसमें ताकि जो पीपल हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनके इंट्रैक्शन बढ़ सके और बॉन्डिंग हो सके उन। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है जी, क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इस सिस्टम को, ट्रेडिशन को। इसका यही है जी, एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी और इनएफिशिएंट सिस्टम है। जैसे मान लो जी अब यहाँ से पहले जम्मू में रहा, यहाँ से सारी फाइल क्या करते हैं, ट्रक वगैरह में रखते हैं और उसे फिर सारी गवर्नमेंट की फाइल वगैरह पहुँचाते हैं 6 महीने के लिए। तो ये सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह की भी क्या है जी, इसमें वेस्ट होता है टाइम। नेक्स्ट इसमें क्या है कि मान लो ये जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम को भी इम्पीड करता है, मतलब रोकता है एक तरह से, जो मान लो डिले करता है डिसीजन लेने में भी। गवर्नमेंट रिकॉर्ड वगैरह मान लो 6 महीने के लिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं वहाँ से, और मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो अवेलेबल है ही नहीं, क्या, क्योंकि 6 महीने के लिए मान लो ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो नेसेसरी हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो है नहीं वहाँ पे। तो ये सिस्टम क्या है जी, एक तरह से 300 किलोमीटर की दूरी है जम्मू और श्रीनगर में। तो इस डिस्टेंस को एक संदूक में रख देते हैं जी, ट्रंक में डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं और ट्रक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रंक का मतलब है संदूक या पेटी। तो ये सिस्टम क्या है कि टाइम टेकिंग सिस्टम है, और कॉस्ट क्या है कि इस कॉस्ट भी तो आती है जब ट्रक वगैरह में लेके जाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज जाएंगी तो कॉस्ट भी लगती है और टाइम भी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है जी अभी कि ये क्या है, कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कोई ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी कैपिटल होगा और ऐसा दरबार मूव सिस्टम होगा।
सिर्फ ट्रेडिशन है ये। तो यही कहा है कि इसमें क्या है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। जो क्या है कि इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसके लिए तैनात की जाती हैं। और नेक्स्ट क्या है कि इससे क्या है जी, एक ये भी है कि जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं जी ट्रक वगैरह में, तो वो चोरी भी तो हो सकते हैं ना, तो चोरी होने के भी चांसेस हैं, तो एक रिस्क पे जाते हैं जी, रिस्क पे जाते हैं, तो ये भी है। दूसरा, फिनेंशियल और फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। अब इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इनको किसी और जगह पे भी खर्च किया जा सकता है, जैसे डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, अब तो यूनियन टेरिटरी है ना जम्मू कश्मीर, उसमें लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए ये यूज किए जा सकते हैं रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल इसमें मतलब जो पैसा खर्च होता है। फूड शॉर्टेज के लिए एड्रेस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए यूज किया जा सकता है ये जो मनी वेस्ट होती है इस प्रोसेस में, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट हमारा सार्थक क्यू। सार्थक क्यू जी एक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक सिस्टम है जो स्टूडेंट और टीचर को हेल्प करेगा। ये सार्थक सिस्टम स्कूल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, या सार्थक क्यू बोल सकते हो आप। ये अभी लॉन्च किया जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लॉन्च की थी, उसी के अंडर लॉन्च किया है, उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो नई एजुकेशन पॉलिसी हुई है। इसमें प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट का डेवलपमेंट किया जाएगा जी। प्राइमरी मतलब 5 क्लास तक, सेकेंडरी मतलब 5 to 10 क्लास तक, और हायर सेकेंडरी हो गया 10 to 12। तो ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, मतलब सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट हो, मतलब उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी, जो स्टूडेंट को ज़रूरत है स्कूल में वो सारी फैसिलिटी हो, डिजिटली सारी फैसिलिटी हो, ये सब देखा जाएगा इसमें। इसमें लगभग 297 टास्क होंगी जी, अलॉन्ग विद रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज, टाइमलाइंस होगी इसकी, 304 आउटपुट ऑफ दीज टास्क, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका टाइम फ्रेम होगा जी, गोल होगा, एक गोल होगा, इतने टारगेट तक इसे पूरा करना है। इसमें इतना ही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सार्थक क्यू बस याद रखना आपको किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट की एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है जी हमारा डबल म्यूटेंट। डबल म्यूटेंट क्या है, देखो म्यूटेंट होता है जैसे वायरस अपने आप को म्यूटेंट कर लेता है, मतलब चेंज कर देगा। म्यूटेंट का मतलब समझ लो चेंज, वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है। इससे पहले भी कई बार पढ़ा जी हमने ये सिस्टम, सारा ये टॉपिक म्यूटेशन वाला। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है, बहुत सारे पीपल्स में हो गया अब ये। अब इसे ना ये सोचता है मुझे बहुत दिन हो गए इसी कंडीशन में रहते हुए, अब मैं अपने फिजिकल सिस्टम में चेंज करूँगा। ये नेचुरल सिस्टम है, ये चेंज नेचुरल सिस्टम है। कोई भी वायरस चेंज करता है अपने आप को, काफ़ी समय हो जाते हैं जब उसे। तो जैसे ह्यूमन क्या होता है, आदमी भी तो चेंज कर लेता है अपने आप को कंडीशन के हिसाब से, कि पहले कुछ और होता है बदल जाते हैं, ऐसे ही कोरोना भी होशियार होता है आदमी की तरह, ये भी चेंज कर लेता है। ये मान लो दवाई तो बनाई थी जी, अब जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है जी, अब बनाई थी इस सिस्टम के लिए, समझे। ये वायरस है जी कोरोना, मान लो ये कोरोना वैसे होता है, ऐसा दिखता है कुछ, ये देखा होगा आपने। मान लो ये वायरस है जी, अब इसने अपने आप को चेंज कर लिया जी, कुछ सिस्टम में चेंज कर लिया अपने जीन में। जो जीन होते हैं ना, जिनोम, जिनोम का मतलब है जी जीन सीक्वेंस, उसके जीन में चेंज कर लिया। तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई थी ना, वो तो इसके लिए बनाई थी, लेकिन इसने चेंज कर लिया। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी, तो जब इसने मुटेंट कर लिया तो काम नहीं करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है जी डबल मुटेंट से। डबल मुटेंट का मतलब है जी एक बार तो पहले इसने मुटेंट किया अपने आप को, ठीक है, दवाई बनाई थी इस सिस्टम के लिए, अब इसने कर लिया ऐसा कुछ बना लिया अपना स्ट्रक्चर, तो अब ना तो इस सिस्टम के लिए काम करेगी, लेकिन अब इसने इस सिस्टम से भी दोबारा चेंज कर लिया, कुछ ऐसा बना लिया, कुछ सिस्टम, समझे, कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया इसने, अपना पूरा ही चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं डबल मुटेंट। एक बार चेंज होने के बाद अब दोबारा डबल मुटेंट कर लिया, दोबारा चेंज हो गया, तो ये ज़्यादा खतरनाक है जी डबल मुटेंट। अभी देखे गए हैं इसके एग्जाम्पल, और डबल मुटेंट का नाम रखा है B.1.617, तो ये नाम रखे गए हैं जी इसके कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट हुआ है डबल मुटेंट। इससे पहले और भी वेरिएंट देखे गए हैं जी इंडिया में मुटेंट के, ये मुटेशन के हैं मुटेंट सिंगल टाइप, E48 4Q और E425R, ये L425R। ये नाम याद भी ना रहे तो कोई नहीं, लेकिन इतना याद रखना है किससे रिलेटेड है, कोरोना के म्यूटेंट है, मतलब चेंज हुआ है। अब कंसर्न यही है जी, इसकी कंसर्न क्या है, मतलब प्रॉब्लम यही है, जो एंटीबॉडीज होती है ना हमारी बॉडी में, जैसे T सेल होती हैं जी, ये डिस्ट्रॉय करने में सहायता करती हैं, किसी वायरस को मारने में सहायता करती हैं।
जैसे हमारी बॉडी में बी सेल होती हैं और टी सेल होती हैं। बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, टी सेल हेल्प करती है इसकी तो डिस्ट्रॉय करने में। तो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब ये टी सेल और बी सेल ये क्या करती हैं, जैसे हम कोरोना वायरस की वैक्सीन देते हैं तो इन्हें स्टूमुलेट करती हैं, इन्हें उत्तेजित कर देती हैं, कोरोना वायरस की जैसे वैक्सीन होगी दवाई बी सेल टी सेल को। लेकिन अब इन्हें उत्तेजित नहीं कर पाएगी ये कोरोना वायरस की वैक्सीन। क्यों? क्योंकि ये तो दूसरे वायरस के लिए बनाई गई थी ना, है कोरोना वायरस का ही भाई, लेकिन इसने चेंज कर लिया, अपनी औलाद बना ली, ये समझ लो अपना दूसरा बच्चा बना लिया इसने, दूसरे हो गया जी, कन्वर्ट हो गया दूसरे सिस्टम में। तो ये कंसर्न है, इससे कंसर्न का मतलब प्रॉब्लम है इससे। अब वायरस मुटेट क्यों होता है जी, क्यों चेंज होता है? देखो नेचुरल प्रोसेस है इसके म्यूटेशन होने का, कि चेंज होगा ही होगा ये, कोई भी वायरस है जी चेंज होगा। म्यूटेशन जस्ट मीन्स ए डिफरेंस, एक डिफरेंस हो जाता है जी, चेंज इन जीनोम, उसके जीन होते हैं, जीन में चेंज होता है, म्यूटेशन का मतलब ये है। ये एक नेचुरल पार्ट है जी, नेचुरल पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूट होता ही होता है। क्योंकि प्रेशर हो गया जी वायरस पे भी, वायरस पे दबाव बन गया, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो एक कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जी, एक तो ये याद रखना आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, और इसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है जी, ये अपने जीन में चेंज कर लेता है, मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं बस म्यूटेशन। तो इसमें ये याद रखना आपको, म्यूटेशन कब होती है, ये तब होता है मान लो जो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है ना। रेप्लिकेट का मतलब जब भी वायरस मान लो बॉडी में जाएगा तो अपने आप की, जैसे एक वायरस से दो वायरस बने, मान लो 3 वायरस हो गए जी, डिवाइड हो जाता है ये, रेप्लिकेट का मतलब डिवाइड हो जाता है, एक वायरस से अपनी तरह के 3 वायरस बना लिए, इन 3 से फिर 3 और बन जाएंगे, समझे, 3, फिर इन 3 से 3 3 3, फिर इससे 3 3 से और 3 3, ऐसे रेप्लिकेट होता रहता है, म्यूटेट होता रहता है। तो इस म्यूटेशन में ये क्या है, जब ये रेप्लिकेट होता रहता है ना, तो इसमें अपना म्यूटेशन, ये अपना रेप्लिकेट होने की जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को भूल जाता है, मिस्टेक हो जाती है इससे। तो फिर भूल जाता है ना, मान लो इसे बनाना है बिल्कुल अपने तरह का वायरस, लेकिन अपने तरह का नहीं बना पाता, दूसरे तरह का बना देता है अपने, तो ये दूसरा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं म्यूटेंट एक तरह से। तो यही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और स्वाइन का मतलब है पिग, मतलब सुअर, और फीवर बुखार जानते हो। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नाम पे रखा गया क्योंकि सबसे पहले इसको अफ्रीका में देखा गया था 1920s में, इसलिए इस फीवर का, बुखार का नाम रखा अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और स्वाइन इसलिए रखा गया क्योंकि पिग को होता है जी, पिग को, पिग यानी कि सुअर को होता है ये। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिजोरम में एक डिस्ट्रिक्ट है जी लुंगलई, उसमें लगभग 276 डोमेस्टिक पिग, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू सुअर, जो घरों में पालते हैं सुअर लोग, वो मर गए हैं जी इसके फीवर, इसकी वजह से, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये एक मतलब इसके डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेंटिंग मेजर्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। देखो एक तो एक वायरल फीवर है, मतलब वायरल डिसीज है, वायरस से होती है, ये याद रखना आपको, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और हाईली कंटेजियस है और फेटल एनिमल डिसीज है, मतलब कंटेजियस का मतलब है बहुत फैलने वाली है और हानिकारक डिसीज है। इससे क्या है, 100% तक लगभग मोर्टेलिटी इज क्लोज टू 100%। मान लो जिसको ये हो गई सुअर को, पिग को, उसकी लगभग मौत तय है जी, मृत्यु, मतलब लगभग क्लोज टू 100% है कि उसकी मृत्यु तय है। और इसका कोई क्योर नहीं है जी, फीवर का भी कोई दवाई नहीं है इसकी, सिर्फ एक ही इसकी दवाई है कि मान लो किसी को हो गया फीवर और उसे बस कलिंग कर दो एनिमल्स का, कलिंग का मतलब है जी उसे मार दो, उसकी मृत्यु कर दो। और ये अफ्रीका में डिटेक्ट की गई थी फर्स्ट टाइम 1920s में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो ह्यूमंस को कोई थ्रेट नहीं है इस वायरस से, क्योंकि ह्यूमंस को नहीं होती, पर्सन को, आदमियों को नहीं होती है, एनिमल से एनिमल में स्प्रेड होती है। तो इसकी यही है जी। अभी फाओ एक फूड, ये फाओ किसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की। तो इसने इसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि ये ट्रांस बाउंड्री इसके स्प्रेड होने के पोटेंशियल हैं, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये स्प्रेड हो सकता है, तो इसके लिए स्टेप लेने चाहिए। तो ये एडवाइजरी जारी की है, इसलिए न्यूज़ में है जी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा इंसेंटिव फॉर सोलर एनर्जी सेक्टर। देखो आपको ना ये पॉज करके ये सारे जो टॉपिक मैंने कराए एक बार इंग्लिश में भी आप पढ़ लिया करो, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लोगे तो आपको याद भी रहेगा वो, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, तो एक बार पढ़ भी लिया करो आप, ये रोक के पॉज करके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसेंटिव फॉर सोलर एनर्जी सेक्टर। अभी यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया है कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम चला रखी है ना गवर्नमेंट ने, पीएलआई, हमने पहले भी कई बार पढ़ी है पीएलआई, ये पहले सबसे पहले स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट के लिए वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान वगैरह है उनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मान लो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहा है, कोई भी मोबाइल वगैरह बना रहा है जी, मान लो तो मोबाइल बना रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा गवर्नमेंट उसे क्या है, उसे इंसेंटिव दे देगी,
इंसेंटिव का मतलब है कि उसे बेनिफिट देगी जी इंसेंटिव। मान लो उसने 100 डिवाइस प्रोड्यूस किए और 100 रुपीज़ के बेचे, तो उसे 4% से लेकर 6% तक लगभग इंसेंटिव देगी। 100 के बेचा तो उसे 4 रुपये दे देगी जी, या 6 रुपये। जैसे मान लो उसने 1000 रुपये का बेचा तो 40 रुपये या 60 रुपये दे देगी, तो ऐसा इंसेंटिव दे देगी। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको इंक्रीज़ करने के लिए स्कीम चलाई थी, प्रोडक्ट लिंक स्कीम। अभी किसके लिए एक्सटेंड कर दिए? वाइट गुड्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। वाइट गुड्स में आते हैं जैसे एयर कंडीशन हो गया, एलईडी लाइट को भी वाइट गुड्स में रखा गया है। वाइट गुड्स ऐसे होते हैं जी लग्जरी गुड, जिन्हें अमीर लोग यूज करते हैं, जैसे एयर कंडीशन रिच पीपल ही तो यूज करते हैं ना एसी को। या फिर इसमें हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को भी डाला गया जी, जो जिससे सोलर एनर्जी बनती है ना, फोटोवोल्टिक सेल, तो उनको भी रखा गया है इसमें, सोलर फोटोवोल्टिक को मॉड्यूल्स को भी, इनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा इस स्कीम में। तो स्कीम क्या? स्कीम यही है जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी कंट्री में, इंडिया को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चर करें जितनी भी कंपनी है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंट्रिकल पार्ट बने इंडिया। इसमें 4% से लेकर 6% तक इंक्रीमेंट दिया जाएगा 5 साल तक, 5 ईयर तक। अब इससे बेनिफिट क्या होगा जी? ये मान लो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी कंपनी, उसको मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी और बेचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी हमारी कंट्री से, तो या फिर अपनी कंट्री में बेचेगी, सेल करेगी, तो उसे इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट। फिर फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट का? देखो गवर्नमेंट का ये बेनिफिट है और सबका ये बेनिफिट है कि इससे एडिशनल, एक तो देखो सोलर फोटोवोल्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होंगे वो एडिशनल 10,000 मेगावाट कैपेसिटी तक उनसे बिजली बनाई जा सकेगी, क्योंकि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़्यादा, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी उनकी डेफिसिट है, तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फोटो जो सोलर एनर्जी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उससे लगभग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट देगी 17,200 करोड़ का। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा और मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी ना, ये कंपनियों को देगी जी इतना इन्वेस्टमेंट, ये आएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इससे डिमांड है जी, इसकी वजह से 5 साल तक बैलेंस ऑफ मटेरियल की डिमांड क्रिएट हो सकेगी जी इतने रुपीज़ की। नेक्स्ट इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे जी, रोजगार, जॉब जनरेट होंगी जी, नौकरी लगभग 30,000, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी जी 1,20,000 पर्सन तक इसको रोजगार मिलेगा जी इसकी वजह से। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा जी लगभग 17,500 करोड़ का। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है जी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सामान मंगाते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सेल वगैरह मंगाते हैं, तो ये रिप्लेस होंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में जब मान लो मैन्युफैक्चर होंगे तो जो भी कंपनी या कोई भी घरों में हमारी कंपनी का, हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसी से खरीदेंगे ना, तो इंपोर्ट बिल भी हमारा कम होगा इससे। नेक्स्ट होगा रिसर्च और डेवलपमेंट में इम्पेटस आएगा जी, मतलब इंक्रीज होगा, ताकि सोलर फोटो वोल्टिक जो में सेल में रिसर्च डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, हायर एफिशिएंसी अचीव कर सकेंगे इसकी वजह से, तो ये बेनिफिट होंगे जी। नेक्स्ट है हमारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर। ये वॉलंटियर का मतलब होता है जी अपनी मर्जी से जो काम करते हैं, सहायता करते हैं, इन्हें कोई फीस नहीं दी जाती। लेकिन जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं इन्हें सैलरी मिलती है। ये दिल्ली पुलिस के हैं जी, दिल्ली पुलिस, इन्हें बोलते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर। ये वो होते हैं जैसे आपने देखा होगा, कभी आप दिल्ली गए हो, नहीं भी गए हो तो जी बस होती है ना, जो सरकारी बसें होती हैं, या फिर कोई प्लेस होते हैं जी गवर्नमेंट प्लेस, उसमें देखा होगा ना कभी बस में या फिर मेट्रो में भी किसी में, वो ये ऐसे पुलिस की यूनिफॉर्म में ही होते हैं, लेकिन ये पुलिस में नहीं होते, समझ रहे हो? ये वॉलंटियरी इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट, वॉलंटियरी कर देती है। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए होते हैं, सिक्योरिटी के लिए, कि झगड़ा ना हो, जैसे वुमेन सिक्योरिटी के लिए बसों में भी लगाएं ये वॉलंटियर, मतलब पुलिस की ड्रेस में होते हैं, लेकिन ये पुलिस नहीं होती, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वॉलंटियर इन्हें बोलते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर। अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है जी, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है, दिल्ली पुलिस ने, जो दिल्ली पुलिस है उसने ये बोला है कि जो डीसीडी वॉलंटियर है ना, दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये लोगों को रोक सकें पुलिस बैरिकेड को यूज करके। बैरिकेड वो होते हैं जो आपने देखा होगा सड़कों पे पीले पीले से होते हैं ना, ऐसे गाड़ी सी होती है, बैरियर होते हैं, बैरियर होते हैं पुलिस के, जिन्हें लोगों को रोकती है, बैरियर लगा देती है। न्यूज़ में कभी प्रोटेस्ट में देखा होगा आपने। तो ये इनको यूज़, मतलब इनके पास पावर नहीं है जो डीसीडी वॉलंटियर हैं कि पीपल को रोक सकें। और कोविड-19 में जो मान लो इसकी गाइडलाइंस का उल्लंघन करे, वायलेशन करे, जैसे कोई मान लो मास्क नहीं पहन रहा है, तो इसको कोई राइट नहीं है कि वो उसको प्रोसिक्यूट कर सके। प्रोसिक्यूट का मतलब है जी अभियोजन करना या फिर मुकदमा करना, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, सिर्फ उसे बोल सकता है डीसीडी वॉलंटियर, जो ये होते हैं जी लोग, डीसीडी वॉलंटियर होते हैं जो।
इशू अभी क्यों आया जी? इशू इशू इसलिए आया है, अभी आईआईटी दिल्ली के पास पब्लिक, एक जनरल पब्लिक और ये जो सिविल डिफेंस पर्सनल है, पर्सनल का मतलब कर्मचारी, इन्हीं की बात हो रही है, डीसीडी वॉलंटियर की, इनके बीच में झगड़ा हो गया था, तो इसलिए न्यूज़ में आया ये। अब ये होते कौन है जी, ये जानना जरूरी है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर, देखो ये क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना दिल्ली में, चाहे मैन हो चाहे वुमन, ये काम करते हैं एज ए वॉलंटियर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, उनके अंडर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो किसकी कमांड पे काम करता है? वो करता है जी डिविजनल कमिश्नर की। तो ये रिपोर्ट करता है जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको रिपोर्ट करता है? डिविजनल कमिश्नर को। तो ओवरऑल कमांड किसकी होती है? डिविजनल कमिश्नर की। तो इसकी डायरेक्शन पे काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करती है ये दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये काम करते हैं। तो इनको गवर्न किससे किया जाता है जी? इसके लिए रूल बने हुए हैं, सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का, इसके थ्रू इसके लिए रूल बनाए हुए हैं जी। इसके अकॉर्डिंग क्या है जी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? कोई पर्सन के लिए प्रोटेक्ट करना हो, या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हो, या किसी प्लेस को, जगह को प्रोटेक्ट करना हो। 2010 में इसका जुरिस्डिक्शन और इंक्रीज कर दिया गया कि ये मान लो जी जब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काम करेंगे, मान लो आपदा आ गया जी, संकट आ गया, कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसमें लोगों की मानहानि हुई, मतलब माल हानि हुई है, कुछ बिल्डिंग वगैरह गिर गई, लोग मर गए, तो उसमें भी सहायता देने के लिए इन्हें यूज किया जा सकता है इन वॉलंटियर को। तो इनका बेसिक रोल यही है कि मान लो आपदा संकट आ जाए, उसमें भी क्या है जी, क्राउडेड प्लेस में वगैरह में, या फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों को, तो ये अपने वॉलंटरी काम करते हैं, लेकिन इन्हें सैलरी भी दी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ लो, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ हिंदी में समझाऊंगा आपको, पॉज करके आप पढ़ लो। इसमें ये पूछा गया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ थ्री सिस्टर बोला जाता है जी, इसके कुछ थ्री सिस्टर बोला जाता है एक एग्रीमेंट में। इसका एक एग्रीमेंट है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स एग्रीमेंट। इसमें एक थ्री ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ की, जिनको थ्री सिस्टर बोला जाता है, तीन बहनें। किसको बोला जाता है जी? थ्री सिस्टर। आपके ऑप्शन ये जी, बताओ कौन सा है? देखो जी इसका आंसर है, आप देख सकते हो, इसका आंसर है, देखो एक तो ये इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, और एक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, और थर्ड है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। मतलब ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, इनको थ्री सिस्टर भी बोला जाता है इस एग्रीमेंट के हिसाब से। तो ये जहाँ पे भी 1 to 4 है जी, ये बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे। रेलवे के लिए जी प्राइवेटाइजेशन कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था, ये बताना आपको। ऑप्शन है ये, इसका सही आंसर है जी डी, विवेक देबरॉय। नेक्स्ट है जी, पॉज करके आप पढ़ लो। इसका पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उस लोकसभा के, वो लोकसभा के स्पीकर के सबॉर्डिनेट होते हैं क्या? नेक्स्ट कह रही है कि डेप्यूटी स्पीकर है जो ऑलवेज स्पीकर के साथ ही इलेक्टेड किया जाता है। आज तक ऐसा केस हुआ है कि स्पीकर के साथ ही उसे इलेक्ट किया जा रहा है। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। देखो जी कोई सा भी करेक्ट नहीं है, डी आंसर है, क्योंकि देखो पहली बात तो ये डेप्यूटी भले ही लगाए कि डेप्यूटी है स्पीकर, लेकिन आपको पता ना लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं जिन्हें स्पीकर बोलते हैं, और एक डेप्यूटी स्पीकर, इनको इलेक्ट किया जाता है। जैसी लोकसभा जब कॉन्स्टिट्यूट होती है तो स्पीकर को उसी को लोग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा में जो एमपी होते हैं, लोकसभा के मेंबर, और डेप्यूटी स्पीकर को भी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है डेप्यूटी स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर करो अपॉइंट, क्योंकि अभी देखो काफ़ी दिन से डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, और इससे देखो इस बार क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं जी, यूपीएससी के प्री में पूछ सकता है। तो डेप्यूटी स्पीकर की काफ़ी दिन से पोस्ट खाली हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीकर के साथ ही इलेक्ट किया जाए उसको। और ये डेप्यूटी स्पीकर सबॉर्डिनेट नहीं होता जी, भले ही डेप्यूटी स्पीकर होता है लेकिन सबॉर्डिनेट नहीं होता लोकसभा के स्पीकर का। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने कल किया था जी नेट जीरो इमिशन, ये टॉपिक किया था जी। आपको बताना नेट जीरो इमिशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, कौन सी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, मैं इसे इंटरप्रेट करके बताता हूँ आपके लिए। ये नेट जीरो इमिशन का मतलब ये है कि जो इमिशन है कार्बन इमिशन वो जीरो होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जीरो होना चाहिए। क्या मतलब ये इसका ये है। नेक्स्ट है जी, नेट जीरो इमिशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को सिंक करो, ताकि फ्यूचर में भी ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जानी चाहिए, ताकि कार्बन को कैप्चर और स्टोरेज किया जाए। नेट जीरो इमिशन क्या है जी, ये 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, जिसे COP21 भी बोलते हैं, कल हमने अच्छे से समझा था,
नेट जीरो गोल उसका कोई पार्ट नहीं था, इसमें नहीं बोला था कि कोई नेट जीरो ऐसा टारगेट होना चाहिए। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है आपका स्टेटमेंट। आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था ये कि नेट जीरो इमिशन का मतलब ये नहीं है कि जीरो होना चाहिए इमिशन। इसका मतलब है कि जितना आप इमिट कर रहे हो ना, कार्बन इमिट कर रहे हो, उतना एब्जॉर्ब भी करोगे। मतलब नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इसको नेट न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो ग्रीन हाउस गैस, मान लो 1 टन कर रहे हो जी, 1000 किलोग्राम गैस आप इमिट कर रहे हो, कार्बन इमिशन कर रहे हो या कोई ग्रीन हाउस गैस, तो इतनी आप एब्जॉर्ब भी करो। कोई मान लो फॉरेस्ट क्रिएट कर दो, पेड़ लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप पेड़ भी एब्जॉर्ब करते हैं ना जी CO2 वगैरह को, तो पेड़ लगा दो आप, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लगा दो तो उससे आप एब्जॉर्ब कर लो। तो उसका मतलब ये होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही कर दो, आप कार्बन इमिट ही ना करो, बिल्कुल पॉल्यूशन हो ही ना। तो ये बिल्कुल गलत है जी, जहाँ 1 है काट दो, आपका आंसर आ जाएगा जी C। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट इन इंडिया। रामसर साइट आपको बताना जी कौन कौन सी इंडिया में इनमें। आपके ऑप्शन ये जी देख लो, इसका आंसर है जी C, ऑल ऑफ दी सारी रामसर साइट है। रामसर साइट वेटलैंड बोलते हैं जी, वेटलैंड आर्द्रभूमि, जो जिन पे ऐसी लैंड जिन पे पानी भरा होता है थोड़ा, उन्हें वेटलैंड या आर्द्रभूमि बोलते हैं। सारी हैं जी, हरी के वुलर लेक, हरी के पंजाब में जी, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे, ये है राजस्थान में आपके, चिल्का लेक है जी उड़ीसा में। सारे हमने पढ़े हुए हैं जी करंट अफेयर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको बताना जी वेटलैंड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है वेटलैंड के जो रूल्स वगैरह हैं, मतलब वेटलैंड को जो रेगुलेट किया जाता है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स हैं 1986, इसके तहत इनको रेगुलेट किया जाता है कि वेटलैंड जो आर्द्रभूमि होती है। नेक्स्ट बोल रही है जी वेटलैंड इंटरनेशनल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वेटलैंड को रिस्टोर कैसे किया जाए, कैसे सस्टेन किया जाए, और जो पीपल के रिसोर्सेज है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी है, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसके लिए काम करती है क्या वेटलैंड इंटरनेशनल। और एक नॉन प्रॉफिट यानी कि NGO टाइप है क्या, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है क्या ये। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वेटलैंड को रेगुलेट किया जाता है ये 1986 के नहीं, बल्कि ये 2017 के रूल हैं जी, उनके अकॉर्डिंग इनको रूल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। लेकिन सेकंड सही है जी, वेटलैंड इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट NGO टाइप है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल सही है, और इनके लिए काम करती है जी वेटलैंड को बचाने के लिए। ये देखो जी वेटलैंड के रूल हैं, ये वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 के। तो ये 2010 का वर्जन था जी रूल्स का, उनके बाद ये 2017 में रूल बनाए थे, रिप्लेस कर दिया था इन रूल को, 2010 के रूल को। और इनके इसने एक कमेटी बनाई थी जी, नेशनल वेटलैंड कमेटी, जो इसको रूल करती है। पहले हुआ करती थी सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ करती थी, तो पहले उन ये काम करती थी इनको वेटलैंड को बचाने के लिए, ये सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेट अथॉरिटी 2010 के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन 2017 में इसको रिप्लेस कर दिया, अब है नेशनल वेटलैंड कमेटी, जो एडवाइजरी रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट को एडवाइजरी देती है। और इन रूल में ये भी रखा गया है 2017 में कि जो पहले बैक वाटर, लेगून, क्रीक और एस्चुरी ये वेटलैंड की कैटेगरी में आते थे, डेफिनेशन में आते थे, लेकिन इनको रिमूव कर दिया इस डेफिनेशन से। तो यही था जी आज के लेक्चर में।